नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता के फैसले पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने विधानसभा के स्पीकर को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि स्पीकर को उचित समय के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। शिकायत यह है कि 4 महीने बीत जाने के बावजूद स्पीकर ने निर्णय के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। 11 मई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद स्पीकर ने अब तक विधायकों को अयोग्यता पर कोई निर्णय नहीं लिया। कोर्ट ने स्पीकर को सुनवाई के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है और इस मामले की आगे की सुनवाई के लिए 2 हफ्ते बाद का समय तय किया है। इसके साथ ही सीजेआई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने कहा, स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का पालन करना होगा। 11 मई को कई महीने बीत चुके हैं और अब तक केवल नोटिस जारी किया गया है। बता दें, शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने कोर्ट में शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग को लेकर याचिका लगाई गई है, जिस पर कोर्ट सुनवाई कर रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की ओर से इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। साथ ही उन्हें इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद हेमंत सोरेन ने अपनी रिट याचिका वापस ले ली है और अब वो इस ईडी के समन को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी के समन को रद्द करने की मांग के साथ ही पीएमएलए एक्ट की धारा 50 और 63 की संवैधानिक वैधानिकता को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 18 सितंबर को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में विशेष जांच दल यानी एसआईटी को राहत देते हुए कहा कि उसने पहले ही अपनी जांच पूरी कर ली है और ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है, इसलिए अब उसे भंग किया जाता है। अदालत ने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो एसआईटी फिर से बनाई जा सकती है। मामला 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा की घटना से जुड़ा है, जिसमें लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत 26 सितंबर तक बढ़ा दी थी, जो मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पैनल पर एक याचिका के जरिए सवाल उठाया गया है। मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट नया जांच पैनल नियुक्त करे। इंडिया टुडे और अन्य मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पैनल के सदस्यों और अडानी समूह में हितों का टकराव है। बता दें, अडानी समूह के खिलाफ मार्केट रेगुलेटर सेबी की जांच के दौरान भी हितों के टकराव का मामला उठा था। हितों के टकराव का अर्थ ये है कि पैनल के सदस्य किसी न किसी रूप में अतीत में या वर्तमान में अडानी समूह से जुड़े रहे हों। इंडिया टुडे के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि पैनल के सदस्य उद्योगपति ओपी भट्ट ग्रीनको ग्रुप के चेयरमैन हैं और गौतम अडानी के साथ मिलकर काम करते हैं। इसी तरह बैंकर केवी कामत एक बैंक धोखाधड़ी मामले का सामना कर रहे हैं। केंद्र सरकार के बही खातों पर सीएजी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। इसने कर्ज की राशि को बही खातों में दिखाने में हेरफेर किए जाने से लेकर रुपए प्राप्ति और खर्च में अंतर, नियमों की अनदेखी कर पब्लिक फंड का पैसा चालू खाते में रखने तक की रिपोर्ट दी है। इसने कहा है कि जिस मकसद से लेवी और उपकर लगाकर जनता से पैसे उगाए गए, उसके लिए उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया गया। रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया है कि कैसे मोदी सरकार और उसके लेखाकारों ने सार्वजनिक धन के गुप्त भंडार के रूप में जगह बना ली है। पिछले महीने आई सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्र सरकार के खातों में कुछ गड़बड़ है। इसने ये भी कहा है कि उस स्थिति को बहुत लंबे समय तक खराब रहने दिया गया और गड़बड़ी को दुरुस्त करने का कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया गया। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट संख्या 21 में खातों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथा शीर्षक वाला 27 पेज का अध्याय केंद्र सरकार के खातों में अपनाए गए तौर तरीकों पर चौंकाता है। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार सीएजी ने इसमें जो प्रमुख गड़बड़ियां बताई हैं, उनमें कर्ज से जुड़ी रकम से लेकर लेवी और उपकर के रुपए तक शामिल हैं। सरकार के खातों में हेराफेरी विदेशी कर्ज को लेकर शुरू होती है। इसकी गिनती पुराने विनिमय दर पर 4.39 लाख करोड़ रुपए की गई थी। ये 2003 के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी FRBM अधिनियम में दी गई परिभाषा के विपरीत है। इस परिभाषा के अनुसार मौजूदा विनिमय दर पर सरकार विदेशी ऋण का मूल्यांकन करती तो ये बढ़कर 6.58 लाख करोड़ रुपए हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सरकार के खातों में विदेशी ऋण का मूल्य 2.19 लाख करोड़ रुपए कम दिखाया गया। दूसरा, केंद्र द्वारा जुटाए गए लेवी और उपकर के पैसे या तो बेकार पड़े हैं या फिर अन्य दूसरे मकसद के इस्तेमाल किए गए। ये उन शर्तों का उल्लंघन है जिनके तहत उपकर को जुटाया जाता है।
ये वो पैसा है जिसने केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझा करने के लिए बाध्य नहीं है। उपकर एक खास मकसद के लिए सरकार द्वारा लगाया गया एक अतिरिक्त कर है और शुरू में भारत के समेकित कोष में रखा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार विभाग में भी अनियमितताएं दिखी हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर सरकार को अपने समायोजित सकल राजस्व का 8% राजस्व लाइसेंस शुल्क के रूप में भुगतान करते हैं। इसमें से 5% एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि यानी USOF को और 3% सामान्य सरकारी खजाने को जाता है। CAG ने पाया कि सरकार ने टेलीकॉम लेवी से 10,376 करोड़ रुपए जुटाए, लेकिन USOF को केवल 8,300 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। बाकी कहां गए, सरकार ने नहीं बताया। अंग्रेजी अखबार के मुताबिक कुछ चार्टर्ड अकाउंट्स से संपर्क किया, लेकिन वो इस बात पर टिप्पणी करने से कतरा रहे हैं कि सरकार किस तरह अपना हिसाब किताब रखती है। संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र सोमवार को शुरू हो गया है। खबर है कि सरकार इस सत्र में 8 विभिन्न बिलों को पास कराने की कोशिश करेगी। संसद में अमृतकाल पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर बोलकर इसे दिशा दे दी है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धियों को याद करने का समय है, रोने धोने का समय नहीं है। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। उन्होंने कहा कि संसद की पुरानी बिल्डिंग खून पसीने से बनी है। हम अपने अतीत को याद करें, हमारा गौरव साझा है। उन्होंने कहा, हम सभी इस ऐतिहासिक इमारत को अलविदा कह रहे हैं। आज़ादी से पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह था। आज़ादी के बाद इसे संसद भवन की पहचान मिली। ये सच है कि इस इमारत के निर्माण का निर्णय विदेशी शासकों ने लिया था, लेकिन हम कभी नहीं भूल सकते और गर्व से कह सकते हैं कि इसके निर्माण में जो मेहनत और पैसा लगा वो मेरे देशवासियों का था। क्या संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया जाएगा और क्या इसका पास होना तय है? विशेष सत्र से पहले रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कई सत्तारूढ़ दलों के साथ ही विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने की जोरदार वकालत की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि सभी विपक्षी दलों ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, चीन से जुड़े सीमा विवाद, मणिपुर की स्थिति और कुछ स्थानों पर कथित सामाजिक संघर्ष जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग कांग्रेस ने उठाई। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार कुछ अन्य विपक्षी दलों ने भी इनमें से कुछ मामलों पर इसी तरह की बात रखी है। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन को संबोधित करते हुए कहा है कि आज के बाद से संसद की कार्यवाही नए भवन से संचालित होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, अब तक सदन को 15 प्रधानमंत्रियों का नेतृत्व प्राप्त हुआ, जिन्होंने इस देश की दशा और दिशा तय की है। ये सदन संवाद का प्रतीक रहा है। पिछले 75 सालों में यहाँ देश हित में सामूहिकता से निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि संकट के समय सदन ने एकजुटता से सामना किया। आज इस सदन में कार्यवाही का अंतिम दिन है। आज के बाद सदन की कार्यवाही नए भवन में संचालित होगी। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन सदन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसद में जो कुछ हुआ वो हमारी साझी विरासत है। उन्होंने कहा, सदन से विदाई लेना ये एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना छोड़कर नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती हैं। हम जब इस सदन को छोड़कर जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन यादों से भरा हुआ है। खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं, नोक-झोंक भी रही, कभी संघर्ष का तो कभी इसी सदन में उत्सव और उमंग का माहौल भी रहा है। ये सारी स्मृतियां हमारी साझी हैं, ये साझी विरासत है और इसका गौरव भी हम सबका साझा है। पीएम मोदी ने उस पल को भी याद किया जब वो पहली बार सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार चाहती है कि देश में चुनाव समय से पहले करा दिए जाएं। उन्होंने कहा, वो तो पूरे देश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं तो जल्दी कराएं, हम तो इंतजार कर रहे हैं। जितना जल्दी कराना है करा दें, हम लोग तो तैयार हैं, हम तो हर समय तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को अधिकार है कि वो संसद का चुनाव जल्दी करा सकती है, तो जब करा दें, जितना जल्दी उतना अच्छा रहेगा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा है कि तेलंगाना चुनाव में उनका एकमात्र एजेंडा चुनाव जीतना है। इसके साथ ही अगले साल लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया को जीत दिलाने में मदद करना है। उन्होंने कहा, इसके अलावा इस समय कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। बता दें, वो बात तेलंगाना की कर रहे थे। हालांकि इस साल के अंत में देश के 5 राज्यों यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और हर पार्टी का एजेंडा रहेगा कि वो अधिकतर राज्यों में चुनाव जीते, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।